डर्माटोलॉजिस्ट इससे पहले एक MBBS डॉक्टर होता है, बाद में डर्माटोलॉजिस्ट होता है। अच्छा, मार्केट में एक मिसकंसेप्शन है, देयर आर लॉट ऑफ क्रीम्स and face washes and medicines, but doctors never prescribe you creams or face washes, and when you go to the pharmacist says कि नहीं, आपको डॉक्टर्स जो हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं, वो आपको बस कट्टी पत्ती के पीछे लगा रहे हैं, आपने ये इलाज कराना, ये सेशन है, 12 सेशन कराए, हमारे पास क्रीम्स हैं, हमारे पास प्रॉपर ट्यूब्स हैं, तो यू अप्लाई दिस। जब हम ज़्यादा वाइटनिंग इंजेक्शन वगैरह यूज़ करेंगे ना, आपकी स्किन में जो मेलानिन प्रोड्यूस होते हैं आपके सन रेज के ख़िलाफ़, ये आपके स्किन को रेस, जो लाइट के रेज है वो मुअज़्ज़र रेस से बचाते हैं। अगर आप इसको ख़त्म कर लेते हैं आपका वाइट इफेक्ट तो आएगा, लेकिन आपको स्किन कैंसर के खदशात बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीमा खान, आप देख रहे हैं BNN। स्किन प्रॉब्लम जो है वो आजकल बहुत कॉमन है मर्दों और औरतों में, और ये बड़ी यंग एज से जो है एक्नी स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद बड़ी वर्स्ट स्किन प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और अब आप देख रहे हैं कि हर कोई जो है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भाग रहा है, अपनी कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं, और एक बड़े मेजर प्रॉब्लम बन गई है। लेकिन लोग बात नहीं करते, क्योंकि इसमें बात करना ज़रूरी है कि ये स्ट्रेस से भी होती है, आपकी खुराक से भी आपकी स्किन प्रॉब्लम होती है, और इसके क्या ट्रीटमेंट्स है, क्योंकि ट्रीटमेंट्स के बारे में मिसकॉन्सेप्शन है मार्केट में कि ये बहुत महंगे हैं, जिसकी वजह से लोग डरते हैं, नहीं कराते। तो इस सारे मामला पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब खान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अपने बारे में बताएं, आपका कहाँ से ताल्लुक़ है और कैसे आप डर्मेटोलॉजिस्ट बने, ये कैसा सफ़र रहा? अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आई हमारी तरफ। मेरा नाम जैसे कि आपने बताया साकिब खान है। मैं बेसिकली स्वाबी से ताल्लुक़ रखता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से, और अपनी इब्तदाई तालीम मैंने स्वाबी में ही की है। FSC फिर मैंने पेशावर से की है। उसके बाद मैंने अपनी मेडिकल की ग्रेजुएशन की है यूक्रेन से, कीफ मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद डर्मेटोलॉजी मैंने रशिया से की है, मॉस्को से। व्हाई डर्मेटोलॉजिस्ट? इनके कुछ डॉक्टर्स के अपने वो उनका अपना एक नज़र होता है ना अपने काम को देखने का। जब मैंने एक्सीडेंटली तो नहीं, शौक कह सकते हैं, और कुछ इसमें कुछ बेनिफिट्स है बीइंग अ डॉक्टर के। मैंने जब सिंपल MBBS किया, पाकिस्तान आया, हाउस जॉब, उसके बाद फिर यहाँ इंटर्नशिप के बाद हाउस जॉब, तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया कि एक डॉक्टर की जॉब कितनी टफ़ होती है। उसमें इमरजेंसीज़ और ड्यूटीज़ 24 आवर्स आप ऑन कॉल होते हो। तो उस वक्त डर्मेटोलॉजी मेरे सामने एक ऐसी फील्ड थी कि चलो इसमें कोई इतनी ख़ास इमरजेंसी नहीं है, जस्ट इन प्लास्टिक सर्जरी है जब बर्न सेंटर वगैरह में आप काम करते हैं, अदरवाइज़ इतने इसमें वो नहीं है। साथ साथ में मैं उस वक्त मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में भी मैंने काम किए हैं, एज ए प्रोड्यूसर मीडिया में, एंड इवन एज ए कंट्री मैनेजर मैं एक टेलीविज़न के साथ काम कर रहा था। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये डर्मेटोलॉजी वाला जो है ये मेरे लिए बेस्ट है कि मैं इसमें अपने स्किन प्रॉब्लम्स बड़ी आने वाली हैं। स्किन प्रॉब्लम्स मेरे हाल में पहले से भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी लोगों ने, चूँकि अब मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का दौर है, अब हर एक बंदा अपने हिसाब से एक स्टार बना हुआ है, तो अब लोग कॉन्शियस हो गए इससे। अब लोगों को अंदाज़ा हो गया है, अब कोई कहता है मेरा नाक टेढ़ा है, मेरी होंठ बराबर नहीं है, मेरे चीक्स ऐसे होने चाहिए थे, मतलब लोग वो एस्थेटिक सेंस लोगों में आ गए शायद, वरना पहले ये चीज़ नहीं था। मिसकंसेप्शन बिटवीन अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक्स। अब तो एस्थेटिक्स क्लिनिक्स वर्क कर रहे हैं, तो बेसिकली ट्रीटमेंट कहाँ पे प्रॉपर हो सकता है कि अगर आपको सवेयर कोई स्किन प्रॉब्लम है? बेसिक ऑफ कोर्स ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजी ही है। ये एस्थेटिक, ये डर्मेटोलॉजी से ही निकला हुआ एक चीज़ है, ठीक है। सुपरफिशियल आप किसी चीज़ को, लेकिन जब आप कोई एक्नी है या फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी डिजीज़ है, तो उसकी बेसिक डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजी से ही होगी। उसके बाद अगर सुपरफिशियली उसका शेप चेंज करना है, रीशेपिंग करना है, तो फिर प्लास्टिक सर्जरी और एस्थेटिक्स में आ जाते हैं। हाँ, वो लास्ट स्टेज, हाँ, वो एस्थेटिक्स में आ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट मिक्स हो रहे हैं, और एक मार्केट में ये है कि डर्मेटोलॉजिस्ट इतनी फीस नहीं ले रहे जितने एस्थेटिक्स डॉक्टर्स ले रहे हैं। मार्केट की बात करें तो असल मसला और अलमिया ही ये है पाकिस्तान में स्पेशली, कि यहाँ पे एस्थेटिक्स में हर किस्म के लोग आए हैं, वो डॉक्टर्स ही नहीं है। हालांकि चाहिए तो इतना कि मतलब आपके पास बेसिक एक वो होनी चाहिए कि आप डॉक्टर हो, उसके बाद आप डर्मेटोलॉजिस्ट हो, फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद फिर आप एस्थेटिक फिजिशियन या एस्थेटिक सर्जन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ काम उल्टा है, यहाँ
एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा है उसमें, डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत कम है, और फिर बहुत सारे तो डॉक्टर्स भी नहीं हैं। और इसमें डॉक्टर्स नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अवेयरनेस तक की अगर हम बात करें, हाँ अवेयरनेस पाकिस्तान में नहीं है। मतलब कोई भी बंदा अगर किसी एस्थेटिक बंदे के पास जाता है, किसी फिजिशियन के पास, तो कभी किसी ने आज तक तो मुझसे किसी ने नहीं पूछा, बल्कि मैं खुद उनको अवेयर करता हूँ कि आप मुझसे पूछे आपका RMP नंबर क्या है, आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, आप डॉक्टर हो, आपने डिग्री कहाँ से की, जिस तरह आपने पूछा ना ग्रेजुएशन कहाँ की है, कौन सी ईयर की है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है बंदे को। इसी में कह रही हूँ ना, स्टैटिक्स में जो लोग बैठे हैं, वेरी अनएजुकेटेड एंड अनप्रोफेशनल। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते थे, प्रॉपर्टी का काम खराब, इंटरनेट पे देख रहे हैं ये प्रोसीजर हो सकता है, तो वो अपने पेशेंट्स को बताते हैं, जिससे क्या होता है उनकी स्किन डिजास्टर हो जाती है। हाँ कॉन्ट्राडिकेशंस होते हैं, जाहिर है। अच्छा मुझे ये बताएं कि स्किन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट एक्ने से होती है, तो हाउ इज इट कॉज, इसकी क्या प्रोसेस? हाँ जिस तरह आपने स्टार्ट में ही बताया, मैंने उस वक्त भी नोट किया कि मैंने कहा देखो अब मीडिया का दौर है, तो लोगों में कम से कम इतनी अवेयरनेस है कि इस तरह आपने बताया ना कि स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। इंसान की उम्र में एक पेज आता है कि 13-14 ईयर्स में, स्पेशली फीमेल्स में, और मेल में कोई 16-17 ईयर में, अप टू 18 and 20 ईयर्स, तो डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस आते हैं इंसान में, और बॉडी की शेप में भी चेंज आते हैं। तो उस वक्त ज़्यादातर ये एक्नीज जो है, तो वो एक्नी जो है उसकी एक अलग ट्रीटमेंट है। फिर अगर ये एक्नी आपकी ऑयली स्किन की वजह से हैं, जो मोस्टली पाकिस्तान में हैं, जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ये आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो गर्मी की वजह से, या तो एटमॉस्फेयर की वजह से, और या फिर ये आपके स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से। और अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में पेशेंट्स हैं, उनके चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हाँ मिलाजमाज उनके होते हैं, छाइयाँ जिसको हम कहते हैं, पिगमेंटेशंस होते हैं, हाँ। और इसके अलावा एक्नीज भी होते हैं, उनके जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो स्किन के नीचे होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बेसिकली ये आपके अंदर के सिस्टम, हाँ अंदर के सिस्टम। आप अगर आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने ऑनेस्टली जवाब देना, मतलब इलाज से इतना फ़र्क नहीं पड़ सकता जब तक आपका अपना अंदर सिस्टम है। मतलब आप इलाज करेंगे, हाँ नहीं इलाज करेंगे, लेकिन इलाज उसी चीज़ का करेंगे, रूट काज का। मतलब आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे, ना कि किसी एस्थेटिक फिजिशियन के पास, कि वो देखें कि हाँ आपके मिलाजमा आज आपके पी को कराए, आपको हाइड्रा फेशियल कराए, ये कराए, वो कराए। सुपरफिशियली शायद हफ्ता 10 दिन के लिए वो आपका ठीक हो, महीने के लिए, लेकिन जब तक आप रूट काज को डायग्नोज नहीं करेंगे और उसका इलाज नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आप उसके वो, फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रेस रिलेटेड है, जब तक आप उस तक स्ट्रेस तक ना पहुंचे और आप एंजाइटिक्स ना शुरू करें, आप अपने एंजाइटी के ट्रीटमेंट ना करें, तो ये आपके फेस पे प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही रहेंगे। इसलिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट, इससे पहले एक MBBS डॉक्टर होता है, बाद में डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो डायग्नोस करेगा। तो रूट कॉज की बात करें ना, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स गोइंग टू क्लिनिक्स, उनसे तो कभी किसी ने रूट कॉज नहीं पूछा। आई myself go to clinic, nobody asked me about the root cause। अच्छा ये ट्रीटमेंट आप इतने पैसे दे दो, आप इतने पैसे दे दो, इतनी हर महीने आपने कराना नहीं, बाजार वाले को मैंने, हाँ। तो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स अभी आपका पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो वो भी बता देंगे कि मेरा तरीक़ाकार ही यही है शायद, या मेरी तरबियत रूस में हुई है इस वजह से। तो हम तो कोशिश करते हैं कि पहले रूट काज ही मालूम करें, और मेरे ख्याल में हर एक डॉक्टर की यही होती है कि बेसिकली मेन काम भी डॉक्टर का ये है कि एक प्रॉपर डायग्नोस करे आपको। ट्रीटमेंट तो आजकल इतना आसान है, तो आप ChatGPT में भी लिख लें कि इस चीज़ का क्या ट्रीटमेंट है, वो आपको डोजेस भी बता देते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बता देते हैं। अच्छा मार्केट में एक मिसकंसेप्शन है, देयर आर अ लॉट ऑफ क्रीम्स and face washes and medicines, but doctors never prescribe you creams or face washes, and when you go to the pharmacist says कि नहीं, आपको डॉक्टर्स जो हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं, वो आपको बस कट्टी पत्ती के पीछे लगा रहे हैं, आपने ये इलाज कराना, ये सेशन है, 12 सेशन कराए, हमारे पास क्रीम्स हैं, हमारे पास प्रॉपर ट्यूब्स हैं, तो यू अप्लाई दिस। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन? इस पर मेरे ख्याल में एक अलग से ही पॉडकास्ट हो सकता है। ये एक ड्रग माफिया है, और यह एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में। ज़ाहिर है आप किसी एक शॉप पे जाएंगे तो वो आपको एक चीज़ प्रिस्क्राइब करेंगे, और उसकी इतनी तारीफ़ें करेंगे कि आपको लगेगा कि पाकिस्तान में इससे बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं। अब जब आप दूसरे में जाएंगे तो वो अलग चीज़ आपको ऐसे ही प्रिस्क्राइब करेगा जैसे कि इससे अलग चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल में आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही हमेशा मशवरा करें। कम से कम अगर वो आपको कोई चीज़ प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर वो फ़ायदा ना देगा तो कम से कम नुकसान नहीं देगा वो।
क्योंकि वो डॉक्टर उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन जानते हैं, वो उनके मैकेनिज़्म आप एक्शन जानते हैं कि अगर आप स्किन पे फॉर एग्जांपल विटामिन सी अप्लाई करेंगे तो डॉक्टर को पता है कि विटामिन सी किस हालत में एब्जॉर्ब होती है, मॉलिक्यूल्स कितने उसमें होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ विटामिन सी नहीं और भी बड़ी चीज़ें, नियासिनामाइड्स है, ग्लूटाथायोन की रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन उनको पता होता है कि कौन से विटामिन सी, कौन से सीरम्स उनके मॉलिक्यूल्स किस लेवल के हैं कि वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आपने स्किन केयर कैसे करनी है, उसके साथ फ़ोटो सेंसिटिविटी है उसकी या नहीं है, आगे आपने सन ब्लॉक वगैरह यूज़ करने हैं कि नहीं करने। सन ब्लॉक का क्या बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि पाकिस्तान में हर डॉक्टर कहता है यूज़ सन ब्लॉक, हालांकि कहते हैं इट्स जस्ट अ मिथ। नहीं, खैर मिथ तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अभी जिस हद तक हमारे पाकिस्तान के लोग कलर कॉन्शियस हो गए हैं, इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में मैंने बताया है कि हमारी एक मिसकंसेप्ट है कि हमने खूबसूरती के मायार जो है हमने सफ़ेद रंग को रखा है ना, कि जो बंदा सफ़ेद है तो वही खूबसूरत है, और जो लोग डिमांड करते हैं तो फिर कभी कभी लगाना भी पड़ता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। मैं भी उससे इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो आपका कलर होता है ना वो ही रहता है। हाँ, वो जो वाइटनिंग इंजेक्शंस कंपनीज है वो भी ये कहते हैं कि अगर आप ये कोर्स पूरा कर लेंगे 7-8 महीने तक आपका कलर जो है वो वाइट होगा, उसके बाद फिर दोबारा, और वाइट भी इतना वाइट नहीं, जस्ट स्किन कलर फेयर हो जाता है। अच्छा, उसके पीछे भी एक कहानी है ना, बेसिकली इसके जो मेन चीज़ है वो ग्लूटाथायोन है जो हम यूज़ करते हैं। ग्लूटाथायोन बना था कैंसर के प्रोफाइलेक्सिस के लिए। जो लोग रेडिएशंस में काम करते हैं कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ कैंसर के खदशात हो, तो उनको ये इंजेक्शन लगाया जाता था फॉर 6 मंथ के उनको कैंसर ना हो। अब उसके साइड इफ़ेक्ट ये हो गए कि मेलानिन के प्रोडक्शन बंद हो गए हैं। आपकी स्किन में जो सन रेज़ के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस होती है, जो मेलानिन प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं वो स्टॉप हो गए, तो लोगों का स्किन बर्न शुरू हो गया, मतलब वाइट इफ़ेक्ट ना, लोग सफ़ेद होना शुरू हो गए। तो फिर जब हमारे लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा तो कैंसर को तो छोड़ो, लेकिन ये सफ़ेद रंगत वाली काम ठीक है, तो हमने उनमें से विटामिन सी और चीज़ें मिक्स करके हमने उसको इसके साइड इफ़ेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बेसिकली ये कैंसर के प्रोफाइलेक्सिस के लिए मेडिसिन है, तो हम लोग यूज़ करते हैं इसको वाइटनिंग के लिए। स्किन डिजीज इस हद तक पहुंच सकती है कि आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है? ऑब्वियसली, बिल्कुल। उसकी क्या वजह है? देखिए, कैंसर या कैंसर हम उस चीज़ को कहते हैं जब एक चीज़ सड़ जाते हैं, गल सड़ना है। तो अगर आपके कोई ऐसा ज़ख़म बना, कोई ऐसी वो बनी जिसको आप ज़्यादा वक्त तक ट्रीट नहीं करते तो उससे बच जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और है जो आपने एक अच्छा पॉइंट रेस किया कि जब हम ज़्यादा वाइटनिंग इंजेक्शन वगैरह यूज़ करेंगे ना, आपकी स्किन में जो मेलानिन प्रोड्यूस होते हैं आपके सन रेस के ख़िलाफ़, ये आपके स्किन को रेस जो लाइट के रेज है वो मुज़र रेस से बचाते हैं। अगर आप इसको ख़त्म कर लेते हैं आपका वाइट इफेक्ट तो आएगा, लेकिन आपको स्किन कैंसर के खदशात बहुत ज़्यादा हैं। मतलब वाइटनिंग इंजेक्शंस आर नॉट इफेक्टिव। हाँ, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक फुल टाइम ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट। अच्छा, जो इसके साथ अगर ये ट्रीटमेंट नहीं है, इसके साथ जो एक्ने स्कार्स की ट्रीटमेंट्स हैं, आर दे यूजफुल? हाँ, एक्ने इसके स्कार्स के उसके मुख्तलिफ लेज़र्स अभी आए हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ हैं। इवन कुछ अर्सा पहले होली फैमिली में हमने एक तजुर्बा किया है, एक रिसर्च जारी है अभी, उसमें मैं भी हूँ, बल्कि स्किन की तरफ से सिर्फ मैं ही हूँ। हम फ़ोटो डायनेमिक थेरापीज़ पे काम कर रहे हैं, लाइट्स के ज़रिए जो है ट्रीटमेंट। तो उसमें मैंने बड़े कुछ 10-15 पेशेंट जो है उनकी लिस्ट बनाई है जिनके काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ा है। लेशमेनियासिस वगैरह के जो स्कार्स बनते हैं, इसकी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं थी। हम ट्रीटमेंट ऐसे करते थे कि प्लास्टिक सर्जरी करते थे, जिस्म के दूसरे हिस्से से कोई चमड़े का एक हिस्सा निकाल के फेस पे लगा लेते थे। अब उसको हमने कवर करना शुरू किया है। स्टार्ट में हो जाते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं वक्त के साथ। सनराइज एग जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंसान को। उसके लिए वही ज़रूरी है और भी ट्रीटमेंट्स? तो अभी जो नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं उसमें फ़ोटो डायनामिक थेरापी के ज़रिए मुख्तलिफ लाइट्स है, जस्ट लाइट है, कोई लेज़र नहीं है, जस्ट लाइक ब्लू लाइट्स फॉर दिस, रेड फॉर दिस, ग्रीन इज़ फॉर दिस। और हम उसके ज़रिए कुछ ऐसे क्रीम्स जो है वो बनाए हैं अभी कि वो हम अप्लाई करते हैं उस एरिया पे, और वही एरिया ज़्यादा फ़ोटो अट्रैक्टिव हो जाती है, वो इस कलर को एब्जॉर्ब करती है, और उसके ज़रिए हमने अच्छी ट्रीटमेंट की। बेसिकली गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी वालों ने ये शुरू किया था कि
कुछ एब्डोमिनल या फिर एनोलेक्ट्रल कैंसर के लिए वो यूज़ करते थे उस लाइट्स को, तो साथ साथ में उनको ये अंदाज़ा हो गया कि ये स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है, तो मुझे भी इन कर लिया, तो साथ मैंने स्किन के भी शुरू किया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो फूड हम इंटेक करते हैं उसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ता है। हाँ, उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि एक तो जो फूड हम इन्फेक्ट करते हैं, अगर ये ज़्यादा ऑयली हो तो ऑब्वियसली फेस ऑयली होगा। जब आपका फेस ऑयली होता है तो ये ना सिर्फ गर्द गुबार को अट्रैक्ट करता है, इसी तरह ये धूप की तपिश को भी अट्रैक्ट करता है, और फिर यहाँ के जो पोर्स है वो कभी कभी बंद हो जाते हैं, तो नीचे वो सीबम्स जो है, सीबम की प्रोडक्शन बन जाते हैं और वो एक्ने की सूरत में आपके उसमें आ जाते हैं। और ये मिलाजमस वगैरह जो ब्लैकिश है, आप कभी तजुर्बा कर ले, कोई भी जिस्म का एक हिस्सा है उस पर ऑयल थोड़ा सा लगाएं, धूप में रखें, वो जगह ज़्यादा गर्म होगा जहाँ आपने ऑयली लगाया। तो वही फूड इनटेक, अगर हम ऑयल कम यूज़ करें। क्या फूड हमें खाने चाहिए? फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑलवेज। ये आपको सिर्फ स्किन नहीं, हर डॉक्टर यही कहेगा, चाहे गैस्ट्रो वाला हो, चाहे मेडिकल, चाहे कार्डिक हो। डॉक्टर मुझे कहता है बिल्कुल अवॉइड मीट, डोंट ईट मीट। हाँ, हाउ कैन आई सर्वाइव इफ आई डोंट ईट मीट? हाँ, तो वो इसलिए कि शायद हमारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ अब इतने नहीं रहे जितने पहले होते थे। अब इतने सहूलियात हैं कि हाँ, वॉक नहीं है, कोई हार्ड वर्क नहीं है हमारा, तो इस वजह से हमें हेवी फूड या तो लेना नहीं चाहिए, और अगर ले लेते हैं तो फिर हमें कुछ हार्ड टाइप का एक्सरसाइज करना चाहिए। रिकॉर्ड में आपसे एक सवाल पूछ रही थी कि आपके पास ज़्यादा कौन से पेशेंट्स आते हैं, किस जेंडर के, मेल या फीमेल? क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया, मेल में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जो प्रोमिनेंट हो रही है वो फीमेल्स हो रही हैं। ऐसा क्यों? हम ऐसे कह सकते हैं कि फीमेल अपना ख्याल रख रहे हैं, मेल नहीं रख रहे शायद। हाँ, मेल्स आते हैं ज़्यादातर हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से आते हैं, या कभी कभी इनको एलोपेशिया हो जाते हैं, वो बालचर जिसको कहते हैं, तो स्किन के लिए आते हैं लेकिन बहुत कम। और जो आते भी है तो बड़े चुपके से आते हैं, शर्मा के लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन आते हैं। They are roaming around in the society very confidently. हाँ, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं। अच्छा, आजकल ना बहुत एक लेज़र चल रहा है CO2, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, अब ये बड़ी एक कंट्रोवर्सी बन जाएगी, लेकिन मैं पर्सनली उससे इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पता नहीं आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, जितना मेरा इल्म है, तो इट शुड वर्क, लेकिन ये ऐसे काम नहीं कर रहा जिस तरह मैंने पढ़ा था, जैसे मैंने सुना था। या तो ये मशीन यहाँ पे मुझे अच्छे नहीं मिले थे कभी, या फिर शायद मुझ में कोई गलती हो, मैं सही तरह ठीक कर नहीं पा रहा। मैंने कुछ प्रोसीजर किए हैं, हाँ, उसको कुछ फ़र्क भी पड़ा है, लेकिन मैं उससे इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ जितना मैंने पढ़ा था, जितना मैंने थ्योरेटिकली देखा था। अच्छा, लोग ना होम रेमेडीज़ की तरफ भी पहुँच जाते हैं, वो क्या इफेक्टिव है? हाँ, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं खुद भी अपने पेशेंट्स को हमेशा ये प्रिस्क्राइब करता हूँ, ये कूलिंग थेरेपी कहते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, गो फॉर द ट्रीटमेंट्स। नहीं, तो हाँ, ज़ाहिर है उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ बन सकते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं, मैं तो अक्सर पेशेंट्स को कहता हूँ, ये कूलिंग थेरेपी हम अक्सर कहते हैं लोगों को, कि आप एक जार ले लें, उसमें से कुछ आइस क्यूब्स रखें, उसमें अपना फेस डुबोया करें। इसके अलावा ये एलोवेरा जेल वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, तो इससे अच्छा है कि फ्रेश ऑर्गेनिक एलोवेरा ले लें, और उसकी वो साथ में विटामिन सी के लिए तो आप नींबू, लाइम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें डाल लें। तो ये चीज़ें आपको जब नेचुरल मिल सकते हैं। ये तो मुश्किल उन लोगों के लिए होते हैं जिन कंट्रीज़ में ये चीज़ें नहीं होते। अब हमारे पास है, तो ये चीज़ें आप ओरली भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वाफर मकदार में यहाँ पे मौजूद है, और आप ले भी सकते हैं। रिसेंटली एसिड अटैक एक और वाक़या है, जो एसिड अटैक हो जाता है, उनकी स्किन जल जाती है, उनके 100% इम्प्रूवमेंट्स नहीं आए। प्लास्टिक सर्जरी, हाँ, हो जाती है, प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। अच्छा, हाँ, जब तक अगर फ्रेम, मतलब उनके फेस का जो फ्रेम है ना, जो बोन्स है, अगर वो डिस्टर्ब ना हो, इवन वो भी तो हो जाते हैं, तो ऊपर से जो स्किन है वो तो प्लास्टिक सर्जरी से वापस आ जाते हैं। वो जिस तरह आपको मैंने बताया ना, जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से स्किन का टुकड़ा लेके वहाँ लगा लेते हैं, और विद इन 6 to 8 months वो कलर भी सेम कलर हो जाते हैं। अच्छा, अब मुझे ना किसी ने कहा था, आपने डॉक्टर से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछने कि आजकल हर औरत में पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा, हर दूसरी औरत में, इसका क्या कॉज है?
कुछ कॉजेज़ तो हमने बता भी दिए, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। हाँ, इसके अलावा ज़्यादातर लोग अब ये ब्यूटी क्रीम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं जिसमें हाँ जिसमें अक्सर कुछ ऐसे मुज़र केमिकल्स होते हैं ब्लीच टाइप के, जो वक्ती तौर पर तो आपको वाइट इफ़ेक्ट दे देता है लेकिन आपके स्किन के टेक्सचर को ख़राब कर देते हैं। साथ में मोस्ट कॉमनली हमारे लेडीज़ में आयरन डिफिशेंसीज़, मैंने यहाँ पे नोट किया है ना, अक्सर लेडीज़ आते हैं, मैं पहले रूल आउट करता हूँ कि आपके मिलाजमा किस वजह से है, मतलब जस्ट सुपरफिशियल ट्रीटमेंट नहीं करते एस्थेटिक्स की तरह। तो विटामिन डी की भी होती है, वो हम एज के हिसाब से देखते हैं, अगर 40 के करीब हो एज, वो मेनोपॉज़ल टाइम होता है, तो उस वक्त विटामिन डी की डिफिशेंसी हो सकती है। इनिशियल स्टेज में लड़कियों को आयरन की डिफिशेंसी होती है, तो इसलिए हम जब कोई अक्सर पूछते हैं हमसे ना सोशल मीडिया पे, यार दोस्त यार वो एक मसला है, तो हम कहते हैं कि आप इधर आ जाए। तो बुलाने का मकसद ही यही होता है कि हम पेशेंट को देखें, हिस्ट्री ले ले, एज देखें, इसमें बड़े फैक्टर्स होते हैं वो सारे देखें। तो यंग एज में लेडीज़ में जो है आयरन डिफिशेंसीज मोस्ट कॉमन है। आप क्या ऑडियंस कहना चाहते हैं मेल फीमेल्स को कि अगर कोई स्किन से प्रॉब्लम है तो हैं ट्रीटमेंट्स, मतलब ट्रीटमेंट्स बिल्कुल हैं। मैं आपके व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपके दस्तरस में कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है तो एटलीस्ट किसी MBBS डॉक्टर के पास जाए, लेकिन वो डॉक्टर हो ज़रूर, उसको कुछ पता होगा स्किन के बारे में। फिर फर्दर वो आपको बता देंगे, अगर वो उसको नहीं ट्रीट कर सकते वो आपको रेफ़र करेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। लोगों को पता भी नहीं तो वो एक मशीन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो डॉक्टर के पास मशीन है ये ठीक है या नहीं ठीक? हाँ, मशीन तो खैर वो नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ स्पेशल अथॉरिटीज़ है पाकिस्तान में, आई होप सो कि वो काम कर रहे होंगे और वो चेक कर रहे होंगे। हाँ, ये है कि मशीन का आप पूछ सकते हैं कि कौन सा मशीन है, आप फॉर एग्जांपल मेरा हेयर रिमूवल कर रहे हैं, कौन से मशीन से कर रहे हैं, डाइवोड से कर रहे हैं, IPL से कर रहे हैं, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वो लोगों के रिव्यूज़ उस पर देख सकते हैं। कम से कम एक पेशेंट इतना तो कर सकता है अगर वो टेक्निकल चीज़ें नहीं देख सकता तो। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साकिब खान और बड़ी मुस्बत गुफ्तगू रही है। आई होप आपने सीखा होगा, अब आपको पता होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्थेटिक एंड डर्मेटोलॉजिस्ट, और आपने क्या ट्रीटमेंट्स कराने और अपने सही डॉक्टर के पास जाना है।